सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म एएल क्लासेस में। और वैसे आज मैंने कोशिश तो ये की थी कि मैं लाइव आकर आपसे बातचीत करूं। थोड़ा सा जब अपना गम किसी दूसरे को बता देते हैं, थोड़ा सा आदमी हल्का हो जाता है। लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। आज पहला नवरात्रा भी है, अब 9 दिन जो है वो नवरात्रे चलेंगे। मैं खाना वाना जनरली नहीं खाता हूँ, है ना। ये फल फ्रूट के सहारे ही चलता हूँ 9 दिन के नवरात्रे में। तो तबीयत वैसे खराब थी, गोली वोली ले नहीं सकते, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। लास्ट टाइम पे दिल नहीं तोड़ना चाहता मैं आपका किसी भी तरीके से, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक हम लोग साथ रहे हैं। अब वो घड़ी आ गई है। अभी आगे भी मैं साथ रहूँगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब हमें हमारा दिमाग एकाग्रचित करके और फिर हमें काम करना है। तो अब हम किन किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे, वो मुद्दे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आज बात ये करेंगे कि एक तो डर लग रहा होगा आपको पक्का कि साहब सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इस बात पर हम लोग 100% चर्चा करेंगे। 28 मार्च वाले पेपर का एनालिसिस क्या रहा, क्या पेपर जो है वो टफ था, इजी था, कितना एवरेज स्कोर रहा, आपके उसमें कितने थे तो ठीक थे, है ना। सब चीज़ों पर एग्जाम में आपको क्या क्या लेकर जाना है, एग्जाम सेंटर पर कब पहुंचना है, और सबसे ज़रूरी बात कि साहब ये जो 31 तारीख है इसको हम लोग क्या पढ़ें। ये 31 तारीख वाला मामला जो है ये बेहद भारी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को बड़ा अच्छे से, बड़ा शानदार तरीके से। ये बीच बीच में रुक जाता है, इसकी भी इच्छा होती है। अभी भी जब मैं वीडियो शुरू कर रहा था, पहला वीडियो, तब प्रॉब्लम हो गई थी, है ना। देखो, सबसे पहले साहब कि डर लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं, है ना, उन सबको डर लग रहा है जिसकी तैयारी है। डर किसको लगता है? डर लगता है जिसकी तैयारी होती है ना। और लास्ट टाइम पे आपको ये भी लग रहा होगा कि यार मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आपको ये भी पक्का लग रहा है। अगर ये वो दो बातें आपको लग रही हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप सही स्थिति में हो। डर कब लगता है? किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका के खोने का डर लगता है, इट मीन्स वो उससे बहुत प्रेम करता है। वरना अगर मान लो कोई दूसरे की लुगाई है और अगर उसका तलाक हो रहा है तो हमें क्या लेना देना है। लेकिन अगर हमारी प्रेमिका जा रही है, इट मीन्स यार मामला गड़बड़ है, क्योंकि हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है, अगर ये आपके साथ चल रही है, आपको एक तो डर लग रहा हो बहुत भयंकर वाला, और एक ये लग रहा हो कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं है क्या होगा उस एग्जाम में, इट मीन्स आप बहुत बेहतर स्थिति में हो। ठीक है, डर नहीं लग रहा। कई सूरवीर ऐसे होते हैं जो नंगी तलवार लेके और दौड़ जाते हैं मैदान जंग में, तो डर नहीं लग रहा तो उनके लिए तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर डर लग रहा है, इट मीन्स आपकी तैयारी बेहतर है। ठीक है ना। परिणाम की आप चिंता मत कीजिए, परिणाम जो भी होगा वो बेहतर होगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तैयारी की है। जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया है। इस बात पे मैंने अभी एक शायरी भी मैं ढूंढ रहा था तो मुझे वो मिली, वो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो, है ना। भाई वैसे तो देखो, होता क्या है कि मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से उससे कुछ नहीं होता, मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। हम कुछ भी कर सकते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। तो बड़ी प्यारी सी शायरी है, आपको सुननी चाहिए कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते। गला जो है वो खराब है, खांसी इतनी भयंकर हो रही है कि जब मैं खांसता हूँ तो मुझे सांस भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप सुनिएगा, आनंद आएगा। कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते। इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है, एकदम मस्त होके, एकदम रिलैक्स होके, एकदम चिल होके और हमें एग्जाम देना है। ठीक है, तो अगर ये ऐसा आपको लग रहा है, इसका मतलब आप सिलेक्शन की दौड़ में हो 100%। अगर डर नहीं लग रहा तब भी आप 100% सिलेक्शन की दौड़ में हो, इसलिए चिंता अपने को करनी ही नहीं। और श्री श्री 1008 श्री ऋतिक रोशन जी ने भी कहा है कि डर के आगे जीत है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेट आया आप तक, है ना, मैं इसके लिए वाकई क्षमा प्रार्थी हूँ। आज तो मेरा मन था कि मैं आपसे रूबरू मिलूं, लाइव बातचीत हो, लेकिन ये लाइव आज नहीं होगी, ये लाइव कल करेंगे हम। 28 मार्च वाले टेस्ट की बात करते हैं कि 28 मार्च वाले टेस्ट में साहब क्या हुआ। तो देखो, इस टेस्ट का
1458 बच्चों ने दिया जब मैंने इसको हटा दिया था। मैंने एक दो दिन इसको, एक आध दिन एक्स्ट्रा रखा था। वो इसलिए रखा था कि भाई कहीं जॉब वाले स्टूडेंट थे कि सर हम नहीं दे पा रहे हैं। इसमें हमने जो है वो पहले नहीं था, लेकिन बाद में उसको एक से ज़्यादा अटेम्प्ट अलाउ करे। वो इसलिए करे कि कई बच्चों ने कहा साहब मैंने आधा ही दिया और इसके बाद में मेरा फ़ोन आ गया, मैंने फ़ोन उठा लिया, मैसेज वो चला गया। तो ऐसी प्रॉब्लम कई बच्चों के साथ हुई, इसलिए हमने इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दी। लेकिन इसका एक नुकसान भी हुआ कि जैसे हाईएस्ट जो टॉपर हैं उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, 175 76। मुझे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट में 175 नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल था, तो मुझे ये थोड़े ठीक नहीं लगते। हो सकता है उनके ठीक आए हों, है ना। लेकिन जो नंबर आ रहे हैं वो 140 के आसपास 10-12 कैंडिडेट हैं जो इस रेंज में हैं। लेकिन इससे ना आपको चिंता नहीं करनी है। इस टेस्ट का एवरेज स्कोर 55 था। इस 55 को भी देखकर हमें नहीं चलना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने टेस्ट खोला और बंद कर दिया। ऐसों को भी हमें नहीं देखना। मेरा ये मानना है कि अगर आप 90 के आसपास पहुंच रहे थे या 90 के आसपास टच हो रहे थे तो ये ठीक ठाक स्कोर था आपका। ये पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, कुछ पार्ट इजी थे। अब एक्चुअल में क्या है ना, ये इसमें समस्या क्या होती है कि जो आईबीपीएस बैकग्राउंड से होते हैं उनकी मैथ रीजनिंग इंग्लिश ठीक होती है, कंप्यूटर ठीक होता है। जो राजस्थान बैकग्राउंड से उनके राजस्थान जी के अकाउंटेंसी ये हो सकता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड से उनके अकाउंटेंसी बेहतर हो। कोऑपरेटिव एक्ट हम सबके लिए नया है ना। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी। आपके 140 आए हैं तब भी आप ये मत मान के चलिए कि मेरा सिलेक्शन जो है मैं बहुत टॉपर हूँ। हाई पर नहीं होना है। अति आत्मविश्वास दुखदाई होता है। जिनके अगर मान लीजिए 50 नंबर भी आए हैं वो भी ये ना सोचे कि यार मैं सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गया। ये मात्र एक टेस्ट था, ये मात्र कुछ आंकड़े हैं, है ना। और ये कतई ज़रूरी नहीं है कि इसमें 50 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो सकता, है ना। और 175 जिसके आए हैं उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो जो एग्ज़ाम का दिन है ना वो आपका होना चाहिए। अगर वो दिन आपका है तो उस दिन आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपकी तैयारी बढ़िया है, देखो पेपर तो ये तो मॉडल पेपर्स हैं, है ना। इसमें कुछ चीज़ें एग्जामिनर जो बनाता है, कुछ चीज़ें टफ भी हो सकती है, कुछ चीज़ें ईजी भी हो सकती है। आईबीपीएस के पास जो है वो बहुत लंबी चौड़ी टीम बैठी है। वो एक एनालिसिस करके प्रॉपर एक जो है बैंकिंग असिस्टेंट के हिसाब से पेपर आपको वहाँ मिलेगा। और आप ये तय मान के चलिए कि यहाँ से तो आपको अच्छा खासा ईजी मिलेगा, टफ नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस में जहाँ एरर था हमने सुधार दिए, उससे बच्चों के स्कोर भी बढ़ गए, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना। इस टेस्ट का कल परसों जो आपकी वो होगी, एग्जाम होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसके स्कोर को लेके आप मोटिवेट या डिमोटिवेट मत होना। और मुझे ऐसा लगता है कि 10-15 नंबर जो है वो कट ऑफ आपकी कम होनी चाहिए, ये जो सेक्शनल टाइमिंग आया इसकी वजह से। तो इसमें ये टेस्ट लेने से फ़ायदा क्या हुआ, आपको एक ये ज़रूर ध्यान रखना है कि पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, जैसे 140 के आसपास जो है वो असिस्टेंट की कट ऑफ गई थी। एग्जैक्ट फिगर तो मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन इसके आसपास गई थी। तो आप कोशिश ये करना कि मुझे तो 130-35 नंबर के आसपास का स्कोर गेन करना है। कोशिश ये करना है 140 तक पहुंचना है अपने को, 150 तक पहुंचना है। अच्छा स्कोर, बेहतर स्कोर तो 150 है, लेकिन अगर फिर भी 150 तक पहुंच जाओ तो दी बेस्ट है, फिर तो पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में 130 से 35 के आसपास करेक्ट हो रहे हो तो आपको लोड नहीं लेना है। आपको मतलब उसके बाद में नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो मैंने एनालिसिस देखा उसमें वो नेगेटिव उन्होंने ज़्यादा की, तो वो नेगेटिव जो है वो दुखदाई है। तो आप 130-35 नंबर तक भी अगर आपके ठीक ठाक हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 150-160 के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग जहाँ ज़्यादा होती है नॉर्मलाइजेशन में भी दिक्कत होती है, इसलिए नेगेटिव मार्किंग आप कम से कम करें, कंट्रोल करना है अपने को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर टेस्ट 2 घंटे का है, 1 घंटे 45 मिनट में कैसे हो गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही टेस्ट खोला उसके बाद में उसको बैक जाके और सबमिट कर देते हैं, तो वो टाइम भी यहाँ काउंट हो जाता है। बाकी 1500 बच्चे जो हैं वो छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है इतने लोगों की गैदरिंग होना, है ना। तो इससे आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नंबर कम आवे, ज़्यादा आए, ज़्यादा होए तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, कम आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना। वो दिन आपका है, उस दिन आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। तो एकाग्रचित होकर और बिल्कुल एकदम शांत माहौल में अंतिम समय जो है उसका आनंद लीजिए आप। अब साहब एग्ज़ाम में हमें क्या लेकर जाना है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें लेकर जानी है। तो पहली बात तो आप एडमिट कार्ड, इसको 2 कॉपी में करवा लेना आप, ठीक है। 2 कॉपी में आप एडमिट कार्ड लेकर जाना। एक लेकर जाना बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कुछ भी नहीं हो,
है ना। एडमिट कार्ड पर फोटो ये आपको चिपकानी है। एडमिट कार्ड पे फोटो जो है वो आपको चिपकानी है। जहाँ आपकी फोटो आ रही है उसके बगल में एक स्पेस है, वहाँ आपको ये चिपकानी है। तो ये आप जो है या तो गम वगैरह साथ में ले जाए, वहाँ एग्जामिनर से पूछ के चिपका दें। जनरली होता है वहाँ भी चिपकाने का, लेकिन आप इसको ऐसे टेंशन पाले नहीं है। अंतिम समय में दिमाग में बुखार हो तो एक पे फोटो चिपका ले जाना, एक आप वैसे ले जाना, ताकि टेंशन नहीं हो। मान लो उसमें वो कोई कमी वमी बता दें तो उसमें दिक्कत नहीं हो। 2 या 3 फोटो आप जो है वो एक्स्ट्रा ले जाना। अगर आपके साथ में कोई जा रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 या 3 फोटो आप एक्स्ट्रा ले जाना, है ना। आईडी में आप क्या क्या लेकर जाएंगे, तो आईडी वो होनी चाहिए जिसमें आपका सेम नाम हो। वैसे तो आईडी में आपका वही नाम होता है जो आपके कॉल लेटर में आया होगा, है ना। तो आधार कार्ड सबसे बेस्ट है। आधार कार्ड के बाद अगर हम देखें तो वोटर आईडी आजकल जो लेटेस्ट आ रही है वो, ड्राइविंग लाइसेंस, सबसे लास्ट में अगर कुछ भी नहीं हो तो फिर पैन कार्ड, है ना। लेकिन आप प्रिफर जो है वो आधार कार्ड को करना। कोशिश ये करना 2 आईडी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जहाँ नाम वगैरह आपका मैच होता हो। आईडी ओरिजिनल लेके जानी है, एक फोटोकॉपी लेके जानी है साहब। तो देखो ओरिजिनल भी चाहिए आपको और फोटोकॉपी भी चाहिए, आप दोनों ही लेकर जाना, है ना। 2 कॉपी में करवा लेना इसको। कॉपी एक मत लेकर जाना, कोई भी फोटोकॉपी कराओ 2 कराना आप, 2 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकर जाना आप। पेन वगैरह आपको लेकर जाना है ना। पेन आपको रफ मार्क के लिए चाहिए होगा। इसके अलावा ड्रेस कोड क्या होगा, तो देखो लड़कियों का जो ड्रेस कोड होता है वो मेरे ख्याल से सलवार सूट है, इयररिंग्स वगैरह आ रही है हटवा देते हैं। लड़के जो हैं वो हाफ स्लीव में और नीचे स्लीपर पहन के, बहुत ज़्यादा ऐसे चमक दमक के साथ नहीं जाना है, ऐसा लगे उनको कि वाकई बच्चे जो हैं वो बेरोजगार हैं, वास्तव में इनके दिन जो हैं यार बुरे हैं, अंदर भेज दो इसको, है ना। ऐसा बन के जाना है आपने। कब पहुंचना है, तो भाई 7:30 आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस टाइम आपको पहुंच जाना है। इससे और बोले तो आपको 15 से 20 मिनट पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना ही होगा। इससे आप लेट मत होना, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आप एग्जैक्ट टाइम पर चल रहे हैं और अगर 5 मिनट भी आपका रिक्शा या गाड़ी कुछ भी अगर लेट हो गया तो वो जो दिमाग में टेंशन होती है ना, वो टेंशन घंटे 2 घंटे तक रहती है। क्योंकि आप देखो जो खुशी होती है किसी भी चीज़ को लेके, अगर कोई इंस्टेंट खुशी मिले तो वो भी घंटे 2 घंटे तो दिमाग में रहती है। शुरू शुरू में जो उसका एकदम उफान होता है वो तेज़ी पे होता है, बाद में धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है ना। ये माइंड की स्टेज है कुछ, इसीलिए आप अगर इनसे बचना चाहते हो कि कोई अफरा तफरी का माहौल ना हो, तो आप जो है वो 15 से 20 मिनट एग्जाम सेंटर पे पहुंचे। एक मैं आपको बता दूं, अजमेर में आपका सेंटर आया है, ION डिजिटल सेंटर है ना। यहाँ आपका सेंटर आया है। ये कुछ बच्चे ट्रेन से आएंगे, कुछ बच्चे बस से आएंगे, है ना। आपको ट्रेवल किससे करनी है ये आप पर डिपेंड करता है। आप अगर ट्रेन से जा रहे हो, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की ऐसे कंफर्टेबल हो, बहुत दूर हो, अगर कंफर्टेबल हो तो आप ट्रेन से जाइए, बस का अगर कंफर्टेबल हो तो बस से जाना है। दूसरी बात, ये जो ION डिजिटल सेंटर है ये पड़ता है गेगल, एक जगह है वहाँ पर। अब ये गेगल जो है वो किशनगढ़ को जो दूसरा टोल है, अगर जयपुर की तरफ से हम आ रहे हैं तो किशनगढ़ दूसरा टोल जो है उससे थोड़ा सा आगे है। अगर आप ब्यावर भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे हो, भीलवाड़ा की तरफ से आ रहे हो तो वो आपका जो नारियली तीर्थ स्थल है उससे थोड़ा सा आगे पड़ेगा, यानी किशनगढ़ पहला टोल है उससे पहले पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप ध्यान रखना आपको इस सेंटर तक पहुंचने में कम से कम भी नहीं तो 45 मिनट आराम से लग जाएंगे। अगर आप दूसरे किसी साधन का सहारा लेते हो तो 40 से 45 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे, तो ट्रेन से आप उस हिसाब से जुगाड़ करना। दूसरा, बस में जब आप बैठो तो बस वाले को बोलना कि सर मुझे गेगल उतरना है, आप उतार सकते हैं क्या, क्योंकि बस वाले के ये बिल्कुल पास में ही पड़ता है। जो एग्ज़ाम सेंटर है वो रोड से उल्टे हाथ पे पड़ता है, जयपुर से आते हैं तो, है ना। 1 किलोमीटर के आसपास है वो, पैदल पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन बस वाला अगर आपको उतार देवे तो आप जैसे मान लीजिए सुबह का टाइम है 11:30 बजे का, तो सुबह 7 बजे रवाना होकर आप आ सकते हैं अगर जयपुर या आसपास की डिस्टेंस से आ रहे हो तो। ये अजमेर की बात मैं बता रहा हूँ। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं इस पर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, या एप्लीकेशन अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको काम करना है। कब पहुँचना है मैंने बता दिया। एग्ज़ाम सेंटर पर आप कोशिश कीजिए आधा घंटे पहले पहुँचने की, ठीक है। एक कईयों को लगता है कि साहब हम पेन वैन के वो डोरा वोरा बांध बूंद के फिर जाते हैं, तो आपको जो करना है, जो दिल को बढ़िया लगे वो आप कर लीजिएगा। होना वही है जो आपके दिमाग में है ना। इसलिए ये और चीज़ों पे अपने को दिमाग नहीं लगाना है
कि देवताओं की कोई भभूत लेके आ रहा है, कोई जो है वो डोरा बंधवा के आ रहा है, किसी का डोरा हाथ में बांध रखा है देवताओं का, अगर वो गलती से खुलवा दिया तो वो आदमी वैसे मेंटली टेंशन में आ जाता है। मैंने हजारों बार ऐसे प्रयास जो बच्चे करते हैं उनको देखा है कि देवता जो है वो हाथ में बांध के भेज देते हैं कि जा ये दे के चले जाना एग्जाम में, तेरा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ वो आज भी बेरोजगार डोल रहे हैं। भरोसा रखना है खुद पे रखिए आप, ऊपर वाला है इसमें कोई डाउट नहीं है, जगदम्बा हमारी लाज रखेगी, लेकिन आपको जो है वो विश्वास खुद पे रखना है। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके कोई गले में ताबीज़ वाबीज़ और वैसी चीज़ अगर कोई काट भी देवे, वहाँ एग्जाम सेंटर पे आप पहुँचे तो टेंशन में नहीं आना है। जितनी उम्र उसने दे दी आपको वो उतनी तो आप जियोगे ही, और जितना खुद पे मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा। तो ये जो पाखंड पूजा तो हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपकी मानसिकता या उस तरीके से आपने ऐसा मान रखा है, अगर एग्जाम में आपके साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, भाई होता है, देखो देवी देवताओं का भी आशीर्वाद होता है। आप कोशिश ये कीजिए कि माता पिता से बात करें बढ़िया फ़ोन कॉल पे, और जिन देवता को आप मानते हो उनका मन में स्मरण करें। कोई डोरा वगैरह ताबीज़ वगैरह अगर हो आपके पास और अगर वो वहाँ हटवा भी ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बिना भी जो आपके दिमाग में है वो आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात कि साहब ये 31 मार्च जो है उसको हम क्या करेंगे, ये है साहब कत्ल की रात। कत्ल की रात किसको कहते हैं कि जिस समय आपका अब कत्ल होने वाला है, हम एक मेंटली जो प्रेशर है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, तो देखो आज ये 30 तारीख, वैसे तो ये वीडियो लेट हो गया, आप जब भी देख रहे हो इसको, जब भी आप देखो, एक तो आपको 31 तारीख को ही एग्जाम सेंटर पे पहुंचना है। एग्जाम सेंटर पे आपको 31 तारीख को ही पहुंचना है। क्यों पहुंचना है उसके पीछे कुछ रीजन बताता हूँ मैं। आप क्या करते हो, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि रात को ट्रेवल करते हैं, है ना, रात को वो 2-3 बजे निकलेंगे और सुबह सेंटर पे पहुंच जाएंगे। और किस चक्कर में, वो इस चक्कर में कि यार रात जब रुकेंगे तो कहीं होटल वगैरह लेंगे तो 500-700 रुपये उसका खर्चा होगा। देखो बेरोजगारी के दौर में हम भी यही किया करते थे, लेकिन बाद में जब चीज़ें समझ आई और रिजल्ट जो हैं वो उसके बेहतर होते गए, तो आप क्या करो कि आप ये मान के चलना कि भाई कोई भी कोर्स जहाँ से आपने लिया है या कुछ भी जगह किसी भी जगह 500 रुपये आपने चढ़ा दिए, कोई भी चीज़ मान लो, इस 500 रुपये को मत देखना आप नाइट में जो है वो जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ आके रुकना आप, और कोशिश ये करना कि 31 मार्च को जाकर पहले एग्ज़ाम सेंटर हम देख कर आ जावें, है ना। जहाँ आप रुको उससे पहले या तो वहाँ के लोकल लोगों से पूछ लीजिए कि भाई ये कहाँ पड़ता है, क्या इसके लिए साधन है, या तो साधन का जुगाड़ आप सुबह करके रखें, जल्दी पहुँचे आप रात को। रात को पहुँचने से फ़ायदा क्या होगा, रात को एक तो आप नींद बहुत बढ़िया लोगे, नींद उस दिन की आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नींद नहीं ली ना, रात को 12 बजे निकल गए या रात को 12 बजे पहुँच रहे हो, 2 बजे पहुँच रहे हो, वो मूर्खता है। क्योंकि सुबह के तो एग्ज़ाम में जाने से पहले सुबह 5 बजे तो नींद वैसे ही खुल जानी है आपकी, तो आराम से रात को 10 बजे सो जाओ। अब साहब इसको पढ़ना क्या है सर, इस दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कैसी बात कर रहे हो सर, देखो मेरे जीवन में मैंने भी बहुत एग्ज़ाम दिए, और एग्ज़ाम से पहले वाली रात को जो आदमी पढ़ता है उसको ये लगता है कि यही पर्सन एग्ज़ाम में आएगा, और ये मेरा यार अब तक छूटा हुआ था। पता लगता है कल जब वो जाता है, मैं देखता हूँ बच्चों को आज भी, लड़कियों को, कि जैसे पापा के साथ जा रही हैं, पीछे पीछे ऐसे किताब खोल के और फिर पढ़ती हुई जा रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, आप छोड़ दो। अगर आपने ये छोड़ दिया ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम भी नहीं तो 5 से 10 नंबर आपके ऐसे ही बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग में जो है ना वो कैलकुलेशन चल रही होती है। इसको रिलैक्स करने दो, ये भी तो मशीन ही है, इसको रिलैक्स कीजिए आप। एक दिन का आप गैप दो, 10 नंबर बढ़ा के चलो आप, ये सही कह रहा हूँ मैं। एक दिन में अब आप वो तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब आप सब चीज़ें छोड़ दो। तैयारी में मैंने पहले भी कहा आपको कि कोचिंग का रोल जो है वो 20 से 30% रहता है, बाकी 70 से 80% रोल आपका खुद का है, ठीक है ना। 70 से 80% रोल आपका खुद का है।